नमस्कार। डिजाइनर न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है और इस दूसरी सूची के जारी होते ही पॉलिटिकल ब्लास्ट सा हो गया है। इस सूची की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बड़े कद्दावर नेता थे और जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उन सबको विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है, यानी टिकट दे दिया गया है। 7 सांसद हैं, एक राष्ट्रीय महासचिव हैं और इन 7 सांसदों में से 3 केंद्रीय मंत्री भी चुनाव मैदान में आ गए हैं। 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारकर एक तरह से अपना ब्रह्मास्त्र चला चुकी है, एक तरह से अपना मास्टर स्ट्रोक मार चुकी है, और क्या उसने जो एंटी इनकम्बेंसी का सत्ता विरोधी जो नैरेटिव था उसको डेंट कर दिया, उसको भुलाने के लिए, उसको पीछे छोड़ने के लिए इतना बड़ा सर्कस खड़ा करके एक चुनावी खड़ा कर दिया है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भयाक्रांत है, एंटी इनकम्बी से कहीं डरी हुई है, इसलिए उसे लगा है कि इस बार करो या मरो की स्थिति है, डू और डाई की स्थिति है, इसलिए चाहे जो भी हो, किसी भी बड़े से बड़े नेता को अगर मैदान में उतारना पड़ा तो उतारेंगे, लेकिन 2024 के लिए मध्य प्रदेश फतेह करेंगे, और इसलिए उसने सारे दिग्गजों को मैदान में झोंक दिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रामविलास पटेल, कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव और वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले। आप सभी का स्वागत है। जयश्री जी, सबसे पहले सवाल कि इसकी पूरी इस सूची, जो दूसरी सूची आई है, उसको किस तरह से उसकी आप समीक्षा करती है? जी बिल्कुल, आपने जो कहा वही कहानी है कुल मिलाकर कि भाजपा जो है वो जो माहौल देख रही है जन आशीर्वाद यात्रा के बाद में भी जो उसने फीडबैक लिया होगा, ऐसा लगता है उसके बाद किसी भी हालत में वो मध्य प्रदेश को लूज़ नहीं करना चाहती है, क्योंकि जो पूरे 5 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं वो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है बीजेपी के लिए, 2024 की रणनीति के लिए, 2024 के चुनाव के लिए। और मध्य प्रदेश उसका एकमात्र कोर गढ़ है, जिसको अपन कहते हैं ना, बहुत नज़दीकी, बहुत करीबी, जहाँ से भाजपा फ्लरिश हुई है, जहाँ से भाजपा जो है बहुत ताकत के साथ खड़ी हुई है पूरे देश भर में। और अगर एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर के चलते अगर भाजपा मध्य प्रदेश को लूज़ कर देती है तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ा एक खतरा होगा 2024 के लिए, जिससे निपटने के लिए वो कुल मिलाकर किसी भी सूरत में वो मध्य प्रदेश को खोना नहीं चाहती। इसीलिए उसने सारे जो होता है ना कि जितने ताकतवर खिलाड़ी हैं उन सबको फील्डिंग में उतार दिया उसने। तर्कश में जितने भी ब्रह्मास्त्र थे, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, वो सब झोंकने का मन बना चुकी है पार्टी। जी बिल्कुल, उन सबको फील्ड में लगा दिया उसने कि जो मजबूत पत्ता है, जब आप टेबल पे होते हो, जब आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, तो आप उस समय ये करते हैं कि सबसे या स्थितियों को भाप कर आप ये तय कर लेते हैं कि चीज़ें जो है अपने फेवर में रहे, इसलिए आप मजबूत से मजबूत पत्ता जो है वो खेलना शुरू कर देते हैं। तो बीजेपी अभी वही कर रही है और अभी हालात हमें वही दिखते हैं। जी रामविलास जी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लास्ट किया है, बहुत बड़ा दाव खेला है, और मैं इसे मास्टर स्ट्रोक या मास्टर दाव भी कह रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी भयभीत है, या उसको ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद हम हार जाएं, शायद एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, 20 साल से सरकार है, 15 साल से एक ही मुख्यमंत्री है, क्या चेहरे को लेकर नाराजगी है, इसलिए लगा कि इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी और जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के या महंगाई के, उस मुद्दे को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि सारे सितारे जो आसमान में चमक रहे थे उनको ज़मीन पे ले आओ? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं कि भयाक्रांत है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है या एंटी इनकम्बेंसी, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ताओं के जो ओपिनियन है, कार्यकर्ताओं की ओपिनियन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों का चयन करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल पे अपने कार्यकर्ताओं की ओपिनियन लेती है। हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी में बूथ लेवल से लेकर के नीचे पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं के डाटा प्रदेश कार्यालय और राष्ट्रीय कार्यालय तक हैं। वहाँ कार्यकर्ताओं से नीचे का फीडबैक लेती है और उनसे फीडबैक ये आ रहा था कि ये जो कार्यकर्ता, जो विधायक हैं, ये जीत नहीं पाएंगे, इसलिए बड़े नेताओं को लाओ। नहीं, ऐसा नहीं आ रहा था। देखिए, जो सांसद हैं, अब एक सांसद है, 8 विधानसभा उनके क्षेत्र में आती है, तो स्वाभाविक है
कि वो उनकी जीतने की संभावना ज्यादा होती है। और जो जीतने चुनाव में, राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव में जीतना होता है और जीतने वाले कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल प्राथमिकता देगा, उसी के आधार पे सरकार बनाने में कुछ आपको अनिश्चितता लग रही थी? आपको लग रहा था कि सरकार नहीं बन पाएगी, इसलिए आपने कहा कि सब तुरुप के पत्ते, जो जयश्री जी कह रही हैं कि सबसे बड़े तुरुप के पत्ते आपने फेंक दिए? नहीं, 4 बादशाह 4 क्षेत्रों में। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी, मतलब ये आपको ये मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री है और उसको भी विधानसभा में लड़ाया जा सकता है, सांसद को विधानसभा में लड़ाया जा सकता है। आप देख लीजिए ना, महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने कि हमारे तो फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, बाद में अभी जो सरकार बनी उसमें उप मुख्यमंत्री का दायित्व दिया उनको। यहाँ मध्य प्रदेश में भी बाबूलाल जी गौर जो मुख्यमंत्री रहे, उनको मंत्री का दायित्व उन्होंने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को यदि वो किसी भी लेवल का कार्यकर्ता है, वो राष्ट्रीय लेवल का कार्यकर्ता है, यदि उसे पार्षद का चुनाव या सरपंच का चुनाव लड़ने का भी यदि पार्टी आदेश देती है तो वो निश्चित करती है। भारतीय जनता पार्टी का योद्धा कार्यकर्ता योद्धा के रूप में चुनाव में काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन सिस्टम पे बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े नेताओं को मैदान में उतारने का निर्णय क्यों लिया? क्या आपको लग रहा था कि सरकार नहीं बन पाएगी? चुनाव आप हार रहे हो, चुनाव में कठिनाइयां हैं, सरकार के विरोध में माहौल है, ये मेरा सवाल है। नहीं, चुनाव हारने का तो मतलब कहीं से कहीं बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य इतने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार की इतनी सारी योजनाएं जन कल्याणकारी, को हारने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हम तो ये मान के चलिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो अभी 7 नेताओं की जिनकी बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनको पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। उससे हमारा वातावरण भी निर्मित होगा, वो बड़े नेता हैं, काम भी करेंगे, उनके क्षेत्र भाई एक चुनाव खड़ा होगा, वातावरण चुनाव खड़ा होगा। राकेश जी, मैं सवाल आपसे ये नहीं करने वाला कि 7 नेता जीतेंगे या हारेंगे। मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं कि ये जो बड़ा दाव भाजपा ने खेला है, इतने बड़े दिग्गजों के नाम की अपेक्षा आपने भी नहीं की थी कि ये लोग आएंगे चुनाव लड़ेंगे। ये तो चुनाव लड़ाने वाले लोग थे, एम्पायर खुद मैदान में आ गए खिलाड़ी बनकर। मेरा सवाल ये कि कांग्रेस के पास इनसे निपटने की रणनीति क्या? आप अपनी रणनीति पे, अपनी पार्टी की पॉलिसी क्या है? क्योंकि अब आपको रणनीति बदलना पड़ेगी। अभी तक आप भी नहीं सोच रहे थे, हम भी नहीं सोच रहे थे, मीडिया को भी नहीं मालूम था कि सब लड़ेंगे, आपको भी नहीं मालूम था। अब जब ये सब 7 बड़े नेता आ रहे हैं और आगे भी और कुछ बड़े नेता आएंगे, तो अब आप अपनी स्ट्रेटजी में क्या परिवर्तन करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता इन चुनाव में उतरे हैं, इसका मतलब कि पूरी शिवराज सरकार आईसीयू में पहुंच चुकी है। जब अंतिम समय में जो डॉक्टर हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों या अमित शाह जी हों, वो इलाज करने के लिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर बहुत अच्छे काम किए होते, जनता का समर्थन होता, तो शिवराज जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाता। लेकिन अमित शाह जी भोपाल में ही इनकार कर चुके हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोला कि ये अभी मुख्यमंत्री हैं, आने वाले समय में पार्टी निर्णय करेगी, ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, घोषित उम्मीदवार नहीं है। इसका साफ मतलब है कि केंद्र के नेताओं को ये पता चल गया है कि मध्य प्रदेश से शिवराज सरकार जा रही है। अब कैसे बचाया जाए? बचाने के लिए जितने भी बड़े छत्रप उतारे गए हैं, क्या वो बच पाएंगे या वो जाया हो जाएंगे? ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को अब नए सिरे से करना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है, मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप रणनीति क्या बना रहे हैं? जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। कांग्रेस की बहुत सीधी रणनीति है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, आगे भी जो लिस्ट घोषित करेंगे, इसके बाद कांग्रेस की लिस्ट आएगी इन सबकी स्ट्रेटजी को देखते हुए। क्योंकि जब हमने नारी सम्मान योजना घोषित की कि 1500 रुपये महीना देंगे, शिवराज ने नकल करके फिर उसको 1000 रुपये की योजना 1200, उसको 3000 तक ले जाने की कोशिश की। तो इस बार बहुत सेफ रणनीति के तहत कांग्रेस ने जो चुनावी रणनीति बनाई है, उसमें किस सीट से कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा, ये सीधे लिस्ट में घोषित होगा, ना नाम चलेंगे। पहले तो आप कह रहे थे कि हम 6 महीने पहले घोषित कर देंगे, निश्चित तौर पे सिंह जी कह रहे थे, कमलनाथ जी भी कह रहे थे। बिल्कुल। अब क्या हुआ? अभी तक आप फिर अपनी वो पुरानी परिपाटी पे आ गए कि आखिरी समय तक लड़ते रहना, नहीं, पुरानी परिपाटी खींचते रहना, और जब वो सी फॉर्म बटने की आए तब सीट घोषित करना। नहीं, वो चीजें अब नहीं है। अभी तो 130-35 लोगों को डायरेक्शन मिल चुका है जिनको टिकट मिलना, लेकिन घोषित नहीं करे। घोषित इसलिए नहीं करे कि अमित शाह जी की एक लाइन और थी, आपने अगर उनके भाषण में सुनी होगी, कि ये टिकट घोषित किए हैं, फाइनल नहीं है, ये हो सकता है स्ट्रेटेजी के तहत चेंज कर दी जाए। तो ये भी नहीं तय है भाजपा में कि कौन सा उम्मीदवार रहेगा नहीं रहेगा। आज लिस्ट घोषित हो जाती है, कल फिर उम्मीदवार बदले तो कांग्रेस वो नहीं करेगी। कांग्रेस जिसको जहां से लड़ाना है उसके निर्देश उनको दिए जा चुके हैं, उनकी तैयारी शुरू हो गई। ऑफिशियल लिस्ट घोषित होना है, वो हो जाएगी। तो इस बार हमारे यहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं है, सिंगल उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के कमलनाथ जी। आक्रोश यात्रा में झगड़े हुए हैं, मारपीट हुई है। देखिए वो तो इनकी ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि कांग्रेस नहीं। जन आशीर्वाद यात्रा में तो मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगे हैं, उन पे पत्थर लोगों ने फेंके हैं।
सब कुछ हुआ है, वो तो होता है राजनीति में, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ आपने कहा ना कि मेरे यहाँ झगड़े नहीं, इसलिए हमारे मैं आपको याद टॉप दिलाया। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री को लेके झगड़ा नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के मुख्यमंत्री घर, आपका है कहाँ? बना कैलाश कहाँ है? जब विजयवर्गीय के जीतोगे घर तब कल होगा। नारे लगे कि अगले मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, अभी तो टिकट ही मिला है। नरेंद्र सिंह तोमर के नारे लग रहे हैं, अगले मुख्यमंत्री वो हैं। प्रहलाद पटेल बोल रहे हैं ओबीसी से मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। जयश्री तो जी। शिवराज जी कहाँ हैं? जयश्री जी, ये जो 7 बड़े लीडर और दिग्गजों को दाव पर लगाना, इसको किस तरह से आप देखती हैं? क्या ये दाव भारत के भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा? देखिए, भाजपा के सामने 2 चैलेंजेस है। सबसे पहले तो उसको ये है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल तैयार करना, क्योंकि वो ही मान चुका था अभी तक कि एंटी इनकम्बेंसी है और सत्ता विरोधी लहर है, जिसके चलते वो चुनाव खड़ा होने की स्थिति में भाजपा अपने आप को नहीं पा रही थी। और भाजपा ने जब 7 बहुत दिग्गज लोगों को मैदान में उतारा है, तो उसमें से 4 तो केंद्रीय मंत्री है, 3 केंद्रीय मंत्री, सॉरी 3 केंद्रीय मंत्री। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इसके साथ दिल्ली का समीकरण भी बदल रहा है। जब तीनों नेता मध्य प्रदेश की ओर लौटे हैं और एक राष्ट्रीय महामंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप में भी बहुत कुछ चेंजेस हैं। कैबिनेट में बहुत बड़ा रिशफल है, जो कि आने वाले चुनाव को 24 की रणनीति को तय करेगा। कुल मिला के ये जो सारे एक्सपेरिमेंट है या जो सारा कुछ बदलाव है, ये 24 को ध्यान में रखकर भी किया गया है 23 के इस चुनाव के साथ साथ। तो ये जो ताकतवर लोग मैदान में हैं, इसका सीधा सीधा एक मतलब ये भी है कि पार्टी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर हमने शिवराज को मुख्यमंत्री पद के लिए अनाउंसमेंट नहीं किए, उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, तो ये फैक्ट है अपेरेंटली। मतलब सतही तौर पर उसको यकीनी सतही तौर पर उसने ये माहौल बनाने की कोशिश की है कि तमाम लोग जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं वो इस बार मैदान में है। तो क्या आंतरिक संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी को? ये सारे प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और फग्गन सिंह कुलस्ते, इन चारों का समय समय पर नाम चलता रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए, और ये चारों मैदान में है। तो ये चारों विधायक बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 लोग, जो चारों, खासतौर पे जो क्लेमेंट है सीएम पद के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी टसल ये है कि वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो जन आशीर्वाद यात्रा के भी प्रभारी हैं, तो वो अपने इलाके में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलवाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो फैसला है ये हाईकमान के नाम पर ही होगा, लेकिन अगर विधायकों की सहमति या स्वीकारोक्ति बहुत होती है तो माहौल चेंज भी होता है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला मुख्यमंत्री पद से भी ज़्यादा ये है कि आने वाले समय में एक ओबीसी का बहुत बड़ा नैरेटिव खड़ा होने की स्थिति में है चुनाव में, तो उसको लेकर भी पार्टी क्या फैसला करती है वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन ओबीसी के साथ साथ महिला वाले मामले में भी तो लीड ली है भाजपा ने, महिला बिल लाकर और महिलाओं को जो लाडली बहना वाला मामला लाकर। जी, वो ज़रूर ली है, लेकिन अभी जब अगर हम मध्य प्रदेश का चुनाव अभी तक देखते हैं तो हमें अभी ऐसे हालात तो दिख नहीं रहे हैं कि जो रिजर्वेशन वाला जो इशू है या जो मामला है उसमें क्या 33% महिलाओं का पार्टिसिपेशन बीजेपी कर पाएगी इस वाले चुनाव में भी, उसको लेकर थोड़ा सा डाउट है। तो कुल मिलाकर हालात यही है कि जो 7 ताकतवर लोग हैं या जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो कुल मिलाकर अपने इलाके में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, अपनी ताकत लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक उनके चुने। रामविलास जी, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि पार्टी के बाद में एक आंतरिक संघर्ष की स्थिति हो जाए? इतने सारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार, कौन क्या मंत्री बनेगा, ये सारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, और ये मतलब अगर भाजपा की सरकार बनती है तो ये 7-8 तो मंत्री आपने आज ही दे दिए, खड़े हो गए, अगर ये जीत गए तो इनमें ही मंत्री बनाना पड़ेंगे, तो वो जो क्या स्थिति बनेगी? एक आंतरिक संघर्ष की भी आपने जमीन तैयार कर दी है कहीं ना कहीं। नहीं डॉक्टर साहब, आपने पूर्व का अनुभव देखिए 2003 के बाद में माननीय मुख्यमंत्री के रूप में उमा जी थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने, जैसे ही शीर्ष नेतृत्व ने शिवराज जी को भेजा, सब लोगों ने स्वीकार करा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, वो बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का, उसमें नेतृत्व स्वीकार करने की क्षमता है। यहाँ पर
यहाँ पर सुप्रीमो व्यवस्था नहीं है कि ये उसके लोग हैं, ये उसके लोग हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जब वो किसी भी लेवल का है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये द्वंद्व नहीं पैदा होगा? नहीं, आज तक जी बता रहे हैं कि कल नारे लग गए हैं। नहीं, ये कांग्रेस वालों का तो काम ही यही है ना, एडिटिंग करके देते रहते हैं। कहाँ नारे लग गए, किसने लगा दिया? गलत बात है। नहीं, देखो कार्यकर्ताओं की भावना का, कार्यकर्ताओं समर्थक लोगों की जो भावना है, समर्थक लोगों की भावनाओं का तो अपन रोक नहीं सकते ना। शिवराज अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है, जब भी तो कैलाश जी आज किसी के समर्थक है, किसी के परिजन है, यदि वो नारे लगाते हैं तो उससे कोई भारतीय जनता, लेकिन जो व्यक्ति अनुशासन है जो भारतीय जनता पार्टी, अभी तो मुख्यमंत्री है आपके, ये अभी तो मुख्यमंत्री है शिवराज। नहीं, आप यादव साहब आप गलत बता रहे हो। कार्यकर्ता यदि कहा आज लग रहे हैं मुख्यमंत्री, ये तो ठीक है, आप गलत है। अभी तो वो चुनाव ही नहीं लड़े, देखो ये समर्थकों का ओपिनियन है, समर्थकों के अपनी शिवराज जी को घर भेज दिया आपने। नहीं, कौन ने कहा? अभी शिवराज सिंह जी पिछले सरकार चले इसको दरकिनार कर दिया। शिवराज जी मुख्यमंत्री के दावेदार, और अरे जो चुनाव लड़ रहा है वो दावेदार हो गए, ऐसा पहले घोषित कर दिया भारतीय जनता पार्टी किसने? मर्जी खुद बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ने, विधायक बनेंगे, फिर पार्षद लड़ेंगे, फिर महापौर लड़ेंगे। क्या राकेश जी, लड़ते हैं ना। मेरा सवाल ये आपसे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये 7 बड़े नेताओं को लाई और जिस तरह से जयश्री जी ने पूरी बहुत बढ़िया व्याख्या की है, एकदम सिलसिलेवार, कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सेट तो कर दिया है कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं, और आप भी कह रहे हैं, और अमित शाह का उल्लेख आपने भी किया, तो आप इस वजह से चिंतित हैं? क्योंकि आपको लग रहा था कि अगर सत्ता विरोधी रुझान चलता रहता तो शायद हमारा खेल आसान हो जाता, हमारा गेम आसान हो जाता, लेकिन अब सत्ता विरोधी रुझान को, एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी ने पीछे की तरफ धकेल दिया है और एक नया फोकस सामने दिया, एक हेलोजन वॉट लगा दिया 7 उम्मीदवारों का, तो ये आपका दुख है क्या? ये तो इतने परेशान है कि इनके इतने खतरनाक योद्धा कैसे मैदान में आ रहे, इनको कल्पना नहीं थी ना। इनके साथ कांग्रेस, अरे यादव साहब आपको कल्पना नहीं थी, उनको लेके मैदान में आए, उससे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज जी ने जितने भ्रष्टाचार करे, कमीशनबाजी करी, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं हम। कोई कैलाश विजयवर्गीय या नरेंद्र सिंह तोमर पे नहीं लड़ रहे हैं। ये तो 10 साल से घर बैठे हुए थे, घबराहट होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें घबराहट भारतीय जनता पार्टी की कगार पे खड़े हैं, तो उन लोगों को लिया है जो केंद्र में आराम कर रहे हैं। अब इस उम्र में उनको गली घुमाएंगे। युद्ध क्षेत्र में डॉक्टर साहब उम्र में कैलाश विजयवर्गीय जी अच्छे योद्धा को मैदान में भेजना क्या बुराई है क्या? राकेश जी, इस उम्र में आप घूमेंगे तो आपका लीजिए। यूथ कहाँ गया? राकेश जी, आपकी यूथ भाजपा कहाँ गई? नहीं, युद्ध लड़ रहे हैं ना हमारे। आपके वो सुदर्शन गुप्ता जी, देखिए, वो बेचारे क्या करेंगे? युद्ध यहाँ के क्षेत्र एक में नंबर की बात करें, टीनू जैन जी क्या करेंगे? जहाँ से वो तोमर साहब लड़ रहे हैं, वहाँ के युवा क्या करेंगे? नहीं राकेश जी, ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस को चिंता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का विषय है ना। आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो? शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता उनको पार्टी आपने का नकार दिया भारतीय जनता, वो मुख्यमंत्री है ही नहीं। चलिए, आप तो ये बोल रहे हैं कि परेशान हो रहे हो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? भारतीय बोलना जनता पड़ेगा पार्टी ना, का जनता को आपको झूठ बताना पड़ेगा, आपका झूठ राकेश जी, सामने लाना राकेश जी एक मिनट, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, आपने भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, लेकिन अमित शाह ने संसद में यूपीए सरकार के और आपके गठबंधन के 12,000 करोड़ के घोटाले गिनाए हैं। ऐसा भ्रष्टाचार के मामले में आपका रिकॉर्ड भी कोई बहुत साफ सुथरा नहीं है। 9 साल में मोदी जी ने और अमित शाह जी ने देश कहां बर्बादी पे पहुंचा रहा है, ये बताने की जरूरत आपको अपने घोटाले का भी जवाब देना पड़ेगा। अगर आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाओगे तो आपको अपने घोटाले का जवाब देना पड़ेगा। घोटाले भी आदर्श हुआ करते थे, आदर्श घोटाले भी कराए इन लोगों ने। घोटाले करे, मोदी जी तो एक को भी जेल नहीं भेज पाए। बोलते थे, बहुत दावा करते थे कांग्रेस ने घोटाले करे जेल में जाएंगे, कौन जेल में गया? पूरी एक गया मंत्री, और लिस्ट लेके क्या कर रहे हैं? अचार डाल रहे हैं, राजा बना रहे हैं उसको। ये राजा गए, कनिमोझी गए, जेल में गए, सुरेश कलमाड़ी गए, कांग्रेस का कौन गया? सुरेश कलमाड़ी गए, सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस का नहीं है। जिन्होंने अपराध करा था वो गए। आपने क्या क्या बोला था? राहुल गांधी पे आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, क्या हुआ? अभी जमानत में चल रहे हैं राहुल गांधी। किस मामले में? आप पढ़े लिखे पे, किस मामले में? आप आपको मालूम है ना क्या है? सब सच सबको पता है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले जो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया है शिवराज जी ने, और उनके ऐतिहासिक और सिंधिया के लोगों ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि आदि सिंधिया भाजपा है। राकेश जी, ये बताइए कि अब इन्होंने तो अपने दिग्गज मैदान में फेंक दिए, क्या आप भी दिग्विजय सिंह जी को, सुरेश पचौरी को, अरुण यादव को और कमलनाथ जी तो लड़ने वाले हैं, कमलनाथ जी को और आपके जो और बड़े बड़े सांसद जो चुनाव हार गए, सांसदों का चुनाव नहीं जीत पाए, उन सबको भी मैदान में उतारेंगे? हमें जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ जो संजय शुक्ला है, रामविलास जी है इनके पास, दिग्विजय सिंह जी है इनके पास, दिग्विजय सिंह लड़ाएंगे, दिग्विजय सिंह को लड़ाएंगे, सुरेश पचौरी को, अरुण यादव को, उनके लेवल का नेता रामेश्वर मिश्रा को। वहाँ कौन सा ऐसा नेता है जो उनको हमारी कांग्रेस सरकार को हराने आ रहा है? ये तो
खुद ही घर जा रहे हैं, जब भी तो इनको उतारा है। इनको डर है, अगर संजय शुक्ला के सामने कैलाश विजयवर्गीय जी आए तो उनको खुद को डर है क्या वो कैसे जीतेंगे। वो खुद एक समस्या में आ गए। वो तो खुद चाहते थे घर का 2 नंबर मिल जाए, उनको सेफ साइड हो जाए, 5 साल और कट जाएं, कट पाए नहीं, शिवराज जी ने उठा के 1 नंबर में फेंक दिया। अब कैसे लड़ेंगे? जयश्री जी, क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है, ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम चौंका देंगे, तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है कि चौंकाने में कामयाब रही है वो। दूसरी स्ट्रेटेजी होती है कि एकदम जो है वो फोकस बदल देना। फोकस बदल दिया अब उन्होंने चुनाव का, 7 बड़े नेताओं को उतारकर एंटी इनकम्बेंसी के जो मुद्दे थे और जो बेरोजगारी का मुद्दा था या जिस तरह की बात ये भ्रष्टाचार की, महंगाई की कर रहे हैं वो मुद्दे थे, उसको कहीं पीछे धकेल के कह दिया और एक नया मुद्दा लगा दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत के साथ करो और मरो, डू और डाई के साथ मैदान में आ गई। इसका फायदा मिलेगा भाजपा को? जी डेफिनेटली फायदा मिलेगा भाजपा को। देखिए, भाजपा की अपन टोटल स्ट्रेटेजी को देखें, जब से चुनाव खड़ा हुआ है, वो सत्ता में है तो भी ऐसा चुनाव लड़ रही जैसे वो विपक्ष में है। उनकी जो ताकत है, उनकी जो तैयारी है, बार बार उनका जो स्ट्रेटेजिकल प्लान बदल रहा है। दिल्ली में जिस तरह से अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, मोदी जिस तरह से बार बार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सत्ता में होने के बावजूद भी वो एक विपक्ष की भूमिका में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई ऐसा लूज पॉइंट वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं जहां से मध्य प्रदेश उनके हाथ से फिसल जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश का फिसलना भाजपा के लिए बहुत बड़ा चौंकाने वाला मामला होगा और इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हालात वैसे नहीं है, उनके पास डैमेज कंट्रोल के लिए वो ताकत, वो पूरी समग्रता से खड़े होने की जो क्षमता मध्य प्रदेश में है, वो इन दोनों स्टेट में नहीं है। तेलंगाना की कहानी बिल्कुल अलग है, वहाँ पर भाजपा कभी भी बहुत मेजॉरिटी में नहीं रही है, कुछ कॉरपोरेशंस के चुनाव को छोड़ दें तो ये 5 स्टेट में अगर मध्य प्रदेश जो सबसे आसान चीज हो सकती है भाजपा के लिए, वो उसके लिए जिस ताकत से खड़ी हुई है, जिस ताकत से लग गई है भाजपा, वो बहुत काबिले तारीफ मेरा है। सवाल यहाँ ये भी है आपसे कि कांग्रेस वैसा प्रतिरोध करती हुई, वैसे जीवटता से लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये सिर्फ बयानों में, ट्विटर पे है, हैंडल पे, लेकिन जो मैदान में इनका कार्यकर्ता को उतरना बिल्कुल चाहिए सही वो है। नहीं दिखाई दे रहे हैं। जमीनी तौर पर कांग्रेस अभी भी उतनी एक्टिव, उतनी सशक्त अभी भी नहीं दिख रही है। वो अपने पुराने तौर तरीके से ही चुनाव लड़ती हुई दिख रही है कि वो दिल्ली दरबार से टिकट फाइनल होंगे, सुरजेवाला भी इंचार्ज बना दिए गए हैं। जिस तरह से पिछले चुनाव में दीपक बावरिया ने काम किया, जिस तरह से पिछले चुनाव में दिग्विजय सिंह ने 80 से ज़्यादा सीटों पर पदयात्रा की, जिस तरह से कमलनाथ एक मैसिव तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगातार घूम रहे थे, वो सारी एक्टिविटी कहीं ना कहीं, और आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी ने स्ट्रेटजी प्लान की, वो कमलनाथ जी को पूरी तरह से छिंदवाड़ा तक सीमित करने की स्थितियों में ले जाना चाहती है। तो ये जो तमाम हालात हैं, और कांग्रेस को भी बहुत कुछ लंबा रास्ता है, उनकी तैयारियों का हम देखें, एक प्रियंका गांधी की रैली छोड़ दें। रामविलास जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बड़े नेताओं का नाम टिकट दे दिया, लेकिन जो जैसे छोटे कार्यकर्ता जो थे, जो उम्मीद कर रहे थे, युवा नेता टीनू जैन उम्मीद कर रहे थे कि मुझे टिकट मिलेगा, या दिमनी से कोई युवा नेता टिकट कर रहा था, अब वहाँ सारे दिग्गज आ गए हैं, तो कार्यकर्ता इससे रिचार्ज होगा, उत्साह में आएगा, या कार्यकर्ता में एक निराशा भाव आएगा? वरिष्ठ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध के मैदान में उतारा है, तो उससे जो नीचे के कार्यकर्ता उनमें उत्साहवर्धन होगा और वो बड़ी ताकत के साथ में काम करेंगे, इसलिए हमारा चुनाव और अच्छे से उठेगा। देख लीजिए, रणनीति का एक अंग है ये, युद्ध को कभी भी हल्के से नहीं लेना चाहिए। आप जैसे बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री पार्षद के चुनाव में प्रचार करने आते हैं, कांग्रेस के मित्र बोलते हैं, बोले ये तो पार्षद की सीट हार रही है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रचार करने आए हैं। हमारे यहाँ तो विधानसभा के उपचुनाव में प्रधानमंत्री की सभाएं होती है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को युद्ध के रूप में लेती है, और युद्ध का एक नियम है, रणनीति का एक नियम है कि उसमें जो भी अपने प्रयास होना चाहिए, युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है। नहीं, प्रेम ने युद्ध में अपने सारे शस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। एवरीथिंग फेयर इन वार एंड लव, कहावत तो ये है। हाँ, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करता, मैं ये बात करता हूँ, युद्ध को जीतने के लिए लड़ा जाता है ना, युद्ध को जीतने के लिए लड़ा जाता, खाली लड़ने के लिए युद्ध नहीं लड़ा जाता। तो हमारे जितने भी योद्धा हैं भाई, युद्ध में तो आप अच्छे सैनिकों को फ्रंट में डालोगे तभी तो युद्ध जीता जाएगा ना। राकेश जी, आखिरी सवाल आपसे कि क्या जयश्री जी ने कहा कि अभी कांग्रेस वही पुराने तरीके से है और ग्राउंड लेवल पे अभी दिखाई नहीं दे रही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। शायद आपने जन आक्रोश यात्रा नहीं देखी है, जो 3-3, 4-4 हजार लोगों का हुजूम हर जगह रहा,
और वही सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा आपने देखी इंदौर में 1200-1500 लोग थे। तो बहुत फर्क है स्ट्रेटजी में। हम जमीन पे उतर चुके हैं, जमीन पे हमारे 7 नेता घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। इनके 7 नेता सिर्फ टिकट लेके आए हैं और अभी घर में आराम कर रहे हैं, फिर कार्यालय खोलेंगे। वो भी इसलिए आए हैं कि शिवराज के काले कारनामों को कवर करना है, उनको ढांकना है, किसी तरीके से जनता को ये बताना है कि हमने 7 लोग भेज दिए हैं तो अब शिवराज से छुटकारा मिलेगा। लेकिन जनता समझ चुकी है, सारे आखिरी समय में जो घोषणाएं की जा रही हैं, चाहे लाडली बहना हो या अन्य घोषणाएं हो, अगर ये घोषणा 2 साल पहले होती तो समझ में आता कि शिवराज जी की या केंद्र की नीति साफ है, साफ तौर पे वोट खरीदने की कोशिश है, लेकिन जनता उसको नकार देगी। यशी जी, क्या आखिरी फाइनल वर्डिक्ट आपका, इस दाव का क्या असर होगा? इस दांव का असर ये होगा कि कांग्रेस को और ज्यादा ताकत से खड़ा होना पड़ेगा अगर वो सत्ता चाहती है, अपनी गवाई हुई सत्ता को तो। और भाजपा जो है वो किसी भी तरीके से एक भी लूज गेंद पर अपनी बैटिंग को छोड़ना नहीं चाहती। वो पूरी मुस्तैदी के साथ अपने सारी फील्डिंग को जमा चुकी है। पावर प्ले खेल रही है भाजपा। जी बिल्कुल, 20T20 का 2020 और उसमें भी पावर प्ले, ताकि अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब मैदान में कूद पड़ना है और मैदान फतेह करके आना है। रामविलास जी, उम्मीद आपकी इस चीज़ों से बन गई है कि आप बड़े नेता मैदान में आ गए तो जो आपकी पार्टी के अंदर की जो गड़बड़ियाँ थी, जो गुटबाजी थी, जो कार्यकर्ताओं में निराशा थी, वो दूर हो जाएगी? हम तो पूर्व से ही आश्वस्त है। हमारी तो तैयारी पहले से है। आज हम जिस दिन से 2018 के चुनाव, 2019 के चुनाव के बाद में हम तो निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमें कोई चिंता नहीं है इस बात की। भारतीय जनता पार्टी का बूथ तक 30 मतदाता पर एक कार्यकर्ता नियुक्त किया। हमारे पास लिस्टेड कार्यकर्ता है। डॉक्टर साहब, मैं बताऊं आपको, एक विधानसभा में हमारे पास 20,000 कार्यकर्ता लिस्टेड है, जिनके पास में माननीय मोदी जी के, माननीय नड्डा जी के, मुख्यमंत्री जी के और बीडी साहब के फोन आते रहते हैं, उनकी बैठकें होती रहती है। कल ही महाकुंभ था कार्यकर्ताओं का। हमको उसकी बात की चिंता नहीं है, लेकिन पार्टी ने जिनको मैदान में उतारा है वो पार्टी का अपना विषय है। वो कौन से योद्धाओं को अपने फ्रंट में उतारती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात की कभी चिंता नहीं करती। कार्यकर्ता तो तैयार कर लिए, पर जनता में अगर आक्रोश है, नाराजगी, तो उसका क्या आपको करोगे? मैं एक फिगर बता रहा हूं डॉक्टर साहब, आप सुनेंगे तो आप भी ताज्जुब, मतलब आपको भी लगेगा। भारतीय जनता पार्टी में एक विधानसभा में 20,000 कार्यकर्ता लिस्टेड है। एक कार्यकर्ता 2018 का चुनाव हारे क्यों? कहाँ नहीं, कहाँ गए थे 20,000 कार्यकर्ता? छुट्टी पे चले गए थे, बिहार चले गए थे। अरे हारे ना, जनता तो 3/4 बहुमत से 50,000 वोट इनको ज्यादा है, 5 सीट आपको ज्यादा है। हमारे घर भेजा था, गलत बात है। भी कम तो नहीं। आपने तो काम करा था, 15 साल से सत्ता थी, आपको तो 2/3 बहुमत में आना था। दूसरे के वोट के शिफ्ट हो गए, दूसरे की सत्ता छीनी आपने, आपको शर्मिंदगी होना चाहिए। अरे वो तो तुम्हारे लोग बिकने के लिए आ गए। खरीदने वाला कौन था? बहुत धन्यवाद खरीदने वाला कौन था? यही शिवराज जी, यही मोदी जी। बहुत धन्यवाद आप लोगों का यह स्टूडियो में आने के लिए और गर्मा गर्म बहस करने के लिए। चुनाव तक इस तरह का माहौल, इस तरह की गर्मा गर्म बहस चलती रहेगी। इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त थोड़ी सी बढ़त बना ली है और चौंका भी दिया है, कम से कम राजनीतिक प्रेक्षकों को और कांग्रेस को भी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये भाजपा का यह दाव उल्टा पड़ता है या सीधा पड़ता है, और इसका फैसला दिसंबर अंत और जनवरी तक हो पाएगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।